तो जी मैं खा लिया खाना। यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा था। मुझे नहीं लग रहा था शायद इसमें एसी रूम होगा, बट इसमें था। इस होटल का नाम है होटल माँ मंगला, है ना, घासीपुरा करके कोई जगह है इधर आनंदपुर के पास में। यहीं पर ये होटल है। ऐसे रोड साइड में ये रोल बना कर लगा हुआ है बोर्ड, तो कभी भी रोड से आते जाते आपको ये दिख जाएगा ये होटल। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी खाना भी था। कोई ऐसा मतलब कॉस्टली भी नहीं था जैसा कोई सोचता है कि नहीं वैसे होटल पर जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो एकदम रिजनेबल रेट था, खाना अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छा था, हाइजीनिक था, प्लस मतलब खाने लायक था। ऐसा भी नहीं था कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी दे दिया तो अब खा नहीं पाओ, है ना, वैसा नहीं है। अब बाकी कभी फिर अगर इन फ्यूचर कभी अगर आए तो फिर अब इस होटल को भी एक्सप्लोर कर लेंगे, कृष्णा पैलेस करके। यहाँ पे चाचा छतरी के नीचे खड़े होकर हाथ इशारा कर रहे थे, बट मैं तो खा चुका हूँ, कितना बार खाऊँगा, है ना। तो अपनी जर्नी अभी यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। समय हो चुका है, 2 बज गए हैं दोपहर में, और मेरे को पहुँचना है अप्रॉक्स 5 मतलब 3 घंटे हैं। मैं टारगेट लेकर के चला हूँ कि कम से कम 5 बजे तक भी अगर मैं पहुँच गया तो काफ़ी हद तक मतलब मैं कवर कर लूँगा, है ना। तो वहाँ पे पहुँच कर फिर उसके बाद मतलब भुवनेश्वर पहुँच कर 130 किलोमीटर है भुवनेश्वर, तो 130 किलोमीटर 3 घंटे में अगर कवर कर लेता हूँ तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। मतलब कोई वैसा हेक्टिक नहीं रहेगा, है ना भाई, भागा भागी नहीं रहेगा। और ट्रेन है मेरी 7:30 बजे, वहाँ से खुलती ही है भुवनेश्वर से। तो देखते हैं फिर आगे कैसे कितना जल्दी कवर कर पाते रास्ता। बीच बीच में आपको ऐसे शॉर्ट्स दिखाते रहूँगा, ठीक है। ओके, तब तक एंजॉय करिए। देखिए बस को कैसे चलो चलते। हालांकि एसी शायद इसमें नहीं चलाया है, खिड़की खुला है, सब चीज़ नहीं क्या करेगा कोई। बस में बैठ के थूकना तो नहीं किया। बस हम पहुंच चुके हैं पानी कोली, और यहाँ से रोड भुवनेश्वर की तरफ अपनी गाड़ी को अपने मोड़ लिया है। बस समय हो गया है तो शायद 3:15 बज रहे हैं। अब देखते हैं, 2 घंटा और बचा है। 2 घंटे में क्या मैं भुवनेश्वर पहुँच पाता हूँ या नहीं। थोड़ा बस एक्सीलेटर पे लोड डालता हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी इस जगह पे कई जगह पे कैमरा लग गया है इस रूट पे, तो थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि फिर भी चलिए, फिलहाल तो मेरा स्पीड अभी लिमिट रहेगा ही है 80 to 100। जहाँ जगह मिलेगा वहाँ दबा दिएंगे, और जहाँ पे वैसा रहा कैमरा वाला सिस्टम रहा तो थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल चलिए एक्सीलेटर पे लोड डालते हैं। मेरे को मेल करना था, जिन लोग को इन्फॉर्म करना था, हमने इन्फॉर्म तो कर ही दिया है कि कल मैं पहुंच रहा हूं। देखते हैं। हालांकि अभी तक IRCTC का मैं देख रहा था वेबसाइट में, अभी तक भी मेरा PNR स्टेटस में सीट कंफर्म नहीं हुई है, और चार्ट भी प्रिपेयर नहीं हुआ है। अभी तक वेटिंग लिस्ट 5 दिखा रहा है। सो लेट्स सी चार्ट प्रिपेयर होने तक में क्या सीट कंफर्म होता है या नहीं होता है। वो भी अगर जल्दी पता चल जाए तो फिर उसके बाद फिर कुछ दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन में खोजूँ। अल्टरनेट ऑप्शन एक ही है बस। तो देखते हैं, आई थिंक 3:30 या 4 बजे तक में भी चार्ट प्रिपेयर हो जाना चाहिए, है ना। देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, पहला कैमरा वाला बहुत हाई ही है। यहाँ पर स्पीड है ना, क्या है कि ज़्यादा लेके नहीं जा सकता, थोड़ा कंट्रोल करना ही पड़ता है। हालांकि रोड्स तो इतने ज़बरदस्त है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे मिनिमम 120 140 ऐसे ही चलाने का मन करता है, बट वही है कि उस कैमरा कंट्रोल की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ चीज़। सो जी चलिए, तो बार तो कर ही गया मैं, फिलहाल देखता हूँ आगे क्या होता है। ओके।
सारा कैमरा, क्या इसका मतलब है? मतलब हाईवे पे भी आदमी क्या है तो बैलगाड़ी की स्पीड पे चलाए, कुछ तो ऐसा तो रहना चाहिए ना कि हाँ भैया इस लेन पे इतना स्पीड, उस लेन पे उतना स्पीड, 3 लेन है मतलब। अभी बताओ, देखो इसको देखो, ये इधर भी आएंगे, इधर भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, है ना? शांति नहीं है जीवन में, शांति नहीं है। समझ में आ गया तुमको? जहर वाले और सामने लाइटिंग हल्का सा दिखी, इधर है सामने ताबड़तोड़ धूप। यार मैंने ना विंडशील्ड लगा लिया, है ना? मतलब एकदम हाथ जलने लगा था, इतना तेज़ धूप लग रहा था, इतना तेज़ धूप। एसी में भी कुछ असर नहीं हो रहा है, गाड़ी के अंदर में भी। फिर भी इसको लगाने के बाद ना काफ़ी रिलीफ है एकदम। मतलब मैं तो स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था, इतना तेज़ धूप था। चलो ये देखो जी, मैं बोल रहा था अभी धूप के बारे में कि कितना तेज़ धूप है। अभी यहाँ पे देखो कितना घनेरे बादल छा गए हैं, मतलब पूरा ही एकदम अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा है बादल की वजह से, है ना? हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बट उतने भी नहीं। लाइटिंग काफ़ी तेज़ हो रही थी तो इसलिए मैंने तो सेल फोन रख ही दिया, है ना? क्योंकि लाइटिंग से, ठंडक से, सब से मेरे को मतलब बहुत अजीब लगता है। तो फिर देखते कैसे अचानक से मौसम यहाँ बदल जाता है। ये देखो पहाड़ के पास में सही व्यू है ना, सीनिक व्यू। और ये तो खेत। कटक मेरे को लगना चाहिए 40 मिनट, है ना? और 40 मिनट फिर उधर से और 40 मिनट तो लगेगा ही। मतलब 5 बजे तक का जो टारगेट है, देखता हूँ उसको बीट अप कर पाता हूँ कि नहीं उस टाइम पीरियड को। ठीक है, फिलहाल कैमरा से भी तो बचना है, ज़्यादा हाई स्पीड लेके नहीं जा सकता, तो बहुत बड़ा टेंशन है यार। पहले ऐसा नहीं था, पहले बस एकदम आराम से मैं 120 130 ऐसे टच करा ही देता था, बहुत जल्दी ही पहुँचता था। कैमरा की वजह से कहीं चलान न कट जाए, कुछ तो बात होगा तभी ऐसा इतना ज़्यादा लगा है सिक्योरिटी या सेफ्टी के हिसाब से भी। लेकिन एटलीस्ट एक बोर्ड में यहाँ पे लिख देना चाहिए कि हाँ भैया आपका स्पीड लिमिट बस इतना ही है, इतनी स्पीड लिमिट पे, इस लेन पे इतनी स्पीड पे चलो, इस लेन पे इतनी स्पीड पे चलो, बस। तो आपका चलान नहीं कटेगा। कुछ तो लिखा भी नहीं है, कैमरा लगा है बस, उस पर क्या पता है कि कितने स्पीड लिमिट में जाना है। भाई रोड इतना मस्त है, गाड़ी अच्छी है, तो स्पीड पर चलाने का मन करेगा ही। और जिसको जल्दी है, जिसको हड़बड़ी है, वो क्या करेगा? तो स्पीड लिमिट ही करे या बहुत टाइम चले, वही है उसका ऑप्शन, और कुछ नहीं है सकता। खैर जो भी है कुछ सोच के ही किया होगा, अपने को क्या, मेरे को तो बस फॉलो करना है। सोचिए अब हम पहुँचने वाले हैं कटक। अभी उसके महानदी का ब्रिज जाने वाला है, तो अभी से लेकिन ना जब से खाना वाना तो हो ही गया। मतलब कल रात का तो आपको पता ही होगा गाइस कि मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, कल सो ही नहीं पाया, क्योंकि रात भर कल पैकिंग चलता रहा मेरा। पैकर्स एंड मूवर्स वाले जो आए थे उनका पैकिंग शेड्यूल था, 9:30 बजे रात को तो सभी पहुँचे ही। और उसके बाद फिर पैकिंग करना, जितना सामान स्टार्ट किया उन्होंने, उन लोगों को लगा कि हम लोग 1-2 घंटे में कर लेंगे, बट इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छोटे मतलब बहुत सारे सामान थे, तो उनको पैक करने में रियली में मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। और प्लस कई ऐसे भी आइटम्स होते हैं ना कि जैसे टूट जाएंगे, टूटने का डर रहता है, तो इसलिए उस सब में एक बबल रैप जो रहता है प्लास्टिक का, वो रहता है, वो रैप कराया जा रहा था उसमें, है ना? वो सब रैपिंग होने के बाद में फिर
सही जगह पे रखा था, ताकि जब वो रास्ते पे चले ट्रक पे, तो ऑब्वियसली जाना है तो फिर ट्रक का तो हालत आपको पता ही रहता है कि उसमें कोई ऐसा इतना ज़्यादा तो सॉकर एब्जॉर्बर ऐसा काम नहीं करता है कि उसमें जर्किंग ना हो। तो वही वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे मतलब सेफ्टी फीचर्स रखने पड़ते हैं। तो हालांकि पैकिंग वाज गुड, और उनका जो वे ऑफ पैकिंग था वो भी बहुत अच्छा था। कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि अरे अब रात हो गई है तो हम काम नहीं करेंगे, नहीं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने लिया तो वो मतलब दे वेल डिजर्व इट। उनको काफ़ी बहुत ही अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में, है ना। और वेल मैनर्ड, कोई भी आपसे कोई मतलब बात वैसा नहीं करेगा कि अरे सर आप रात में क्यों बुला दिए, मैं रात में नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, रात ऑब्वियस सा बात है कि रात में कोई भी ऐसा काम हम लोग हम लोग कोई भी मतलब करना अवॉइड ही करते हैं ना, कि बहुत अनटिल एंड अनलेस बहुत अगर इमरजेंसी हो तभी हम करें। तो द टोटल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, और उनका द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ बिहेवियर एंड द वे ऑफ पैकिंग इन द लोडिंग इन ट्रक वाज आल्सो ऑसम। तो अगर रेटिंग्स देने का बात आए तो या आई कैन गिव देम 4 out of 5। 1 इसलिए मैं करूँगा क्योंकि खैर गलती उनकी भी नहीं थी, बट उनके जो सुपरवाइजर मतलब उनकी जो मैनेजमेंट टीम थी उनकी ये गलती थी कि मैंने ये चीज़ इन लोग को 3 दिन पहले बताया था, और बाय मेल हर चीज़ मतलब जितना हद तक मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो सब मैंने कर दिया था। तो बेस्ट तब रहता है कि हाँ हर काम पे एक सही वक्त होता है। तो इनका जो पहुंचने का जो टाइम था उस टाइम को लेकर मेरे को बिल्कुल भी मतलब नहीं, देखो क्या हुआ कि इसमें लॉस किसका है, एक तरह से अपना शरीर को ही हम हैम्पर कर रहे हैं ना, जो दिन भर अपने तो जगह ही रहते, फिर उसके बाद कल रात को सोने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। 4 बज गए ऐसे पैकिंग होते होते, सुबह के 4 बज गए पैकिंग होते होते, फिर 4:30 बज गया उनको लोडिंग करने में। फिर ट्रक ड्राइवर जो था वो तो खैर अपना नींद ले ही लिया, लेकिन फिर भी गाड़ी में सोना और ऐसे सोना कहीं पर भी अगर अब वही वो अगर गाड़ी में ही सोता है उसको आदत है तो फिर ठीक है, अगर मजबूरी होगी तो फिर खैर अब उसको क्या है ना कि इतना लंबा उसको एक तो ड्राइव करना है, ठीक है। इवन जो ये लोग आए थे इनके साथ भी जो इनका एक सुपरवाइज़र था तो वो भी उसको भी ड्राइव करना था वहाँ से बालेश्वर। तो बालेश्वर इज़ अप्रॉक्स आई थिंक मोर देन 250-230 अप्रॉक्स इतना ही होगा किलोमीटर्स। तो जो भी हो, अगर 100 किलोमीटर भी अगर आपको चलना है और आपने अगर रेस्ट नहीं लिया, आप अगर रात में नहीं सोए हो या है ना प्रॉपर बॉडी आपका अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी ऐसे कंडीशन में ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। या तो आप प्रॉपर रेस्ट ले लो, या आप उतना रेस्ट लो जितना आपका बॉडी डिज़र्व करता हो, ताकि आपको एक ड्राइविंग के टाइम पर कोई फटीग सा फील ना हो। अभी जैसा मेरे साथ हल्का हल्का ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं भी जैसे 5 बजे में सोकर मतलब 5 बजे में गया था सोने के लिए सुबह को, ठीक है। तो वो सोते सोते वैसे 5:05 आस पास हो ही गया था। फिर मेरे को उठना था 8 बजे, मतलब 8 बजे हमारी ओनर ने बोला था कि आपको मतलब मेरे से मिल लेना, जो भी अपना हिसाब किताब है सब हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनली मैं तो वहाँ से निकल रहा था, तो फिर जितना भी उसका पेंडिंग ड्यूज था ड्यू क्लियरेंस के लिए उन्होंने कहा कि 8 बजे मिल लेना, क्योंकि 8 बजे मैं भी ऑफिस चले जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, उस हिसाब से मैं भी अलार्म लगाया 7:30 का। तो हार्डली 2 घंटा या हाँ 2 घंटा 15 मिनट आसपास ऐसा बोल सकते हो कि मैं उतना देर सोया। बट एक टेंशन था कि हाँ भाई अगर ये मैडम चली जाएंगी तो फिर उसके बाद मेरे को भी 10 बजे निकलना है ना भुवनेश्वर के लिए। 10 बजे का मेरा भी टारगेट था, 10 से 11 बजे तक मैं निकल जाऊँगा। तो उस वक्त वो उस टाइम पर वो रहेंगे नहीं, तो फिर मेरा टोटल हिसाब नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने वही चीज़ सोचा कि ठीक है एक काम करता हूँ मैं, पहले ये सब हिसाब हो जाए, उसके बाद देखूँगा अगर टाइम मिलेगा तो रेस्ट वेस्ट वगैरह करने का कर दूँगा उस टाइम पर। बट ऐसा तो हुआ नहीं। मैं 7:30 बजे अपना उठा, मैं फ्रेश होके तुरंत मैं गया उनके पास में, भाभी के पास। मैंने कहा कि आपको साफ़ करना है। 8 बजे आसपास फिर वो भी शायद उठ गई थी, तो फिर हमने फाइनली अपना जितना भी ड्यूज़ था सब अपने क्लियर कर लिया।
और फिर 8:30 बजे तक आसपास हमने मैं आ गया रूम पे। फिर मैं बोला कि मैं यार अब सोऊंगा नहीं, अगर मैं सोया तो काफ़ी लेट हो जाएगी। और बाकी जो 2 पेंडिंग काम था मेरा, एक स्विच बोर्ड का था और एक गमले का था, ये 2 चीज़ मेरा पेंडिंग काम था, बहुत अर्जेंट था। बहुत दिन से मैं इसको बोल कर रखा था लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा था, है ना। तो ये करने का था, बिना इसके मैं आ नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को खोजे थे हम लोग। अभी 2 दिन जो ये फेस्टिवल आ गए यहाँ पे उड़ीसा में, एक दिन तो है ना अपना सूरा भेज था, फिर उसके बाद एक फिर ईद आ गया बीच में। तो इस समय में भी मतलब इलेक्ट्रीशियंस होते हैं या कोई भी वर्किंग स्टाफ होते हैं, तो ये सब मैक्सिमम सब छुट्टी में ही रहते हैं, है ना। तो ये सब काफ़ी सारी मैंने परेशानियों को झेला। तो आज के लिए मैंने बोला था कि ठीक है, एक दुकान में मैंने बात भी किया था कि भैया आप इलेक्ट्रीशियन आपका फ्री होगा तो आप भेज देना, है ना। तो जी फिर वही भैया ने बोला था कि मतलब कल से ही मैं उनको बता दिया था कि भैया ऐसा सा बात है, मेरे को आज सुबह निकलना है भुवनेश्वर के लिए और मेरी ट्रेन है वहाँ पे 7:30 बजे। तो कुछ भी हो तो मेरे को भुवनेश्वर मतलब ऑन टाइम पहुँच जाना है, बिफोर टाइम हो सके तो, है ना। तो उस हिसाब से भैया ने भी बोला था कि ठीक है आप कल निश्चिंत रहिए, 10 बजे तक मेरा आदमी आ जाएगा, मैं उसको टाइम पर मैं भेज दूँगा आपके पास में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था, कुछ कोई आ ही नहीं रहा था। और यहाँ पर अपना गमले वाला भी काम ख़त्म नहीं हुआ और प्लस वो भी नहीं हो पा रहा। दोनों केस में मैं परेशान हो रहा था। फिर भी मैं क्या किया, मैं सीधा चला गया उनके शॉप पे जाने के बाद में मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा है कि आप जल्दी से उसको भेजो, अभी वैसे ही ऑलरेडी 7:15 आसपास हो चुका है, मैं नाश्ता वास्ता कर लिया था, ठीक है। गाड़ी भी मैंने मतलब मेरे एक कलीग था उनके पास में था, वो भी मैं लेकर के एक बार ही आ गया। मैं वहाँ पर अपने पास में गाड़ी रखा नहीं था, तो कलीग के पास में ही मैं उनको दिया था गाड़ी, उनको कुछ काम था। तो वहाँ से मैं गाड़ी लेकर के जब आया तो देखा कि भैया के पास में तो उनका स्टाफ आया नहीं है। तो बोले कि आप 10 मिनट वेट करिए या मतलब फिर भी उन्होंने खैर बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोन किया अपने स्टाफ को, है ना। तो फिर फाइनली उसका स्टाफ आया। जैसे मैं अपना रूम पे पहुंचा तब तक मैं उनका स्टाफ आया। मैंने बोला भैया मैं जा रहा हूँ रूम पे, मेरे को कुछ अपना सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, मेरे को रखना है गाड़ी पे, ठीक है। गाड़ी में पैक ऑलरेडी है, पैक्ड है सामान, तो उसको रख के फिर मैं आपको फ़ोन करता हूँ या जैसा होगा मेरे को बताइएगा, क्योंकि टाइम निकले जा रहा है। तभी उन्होंने भी मतलब मेरी अर्जेंसी को समझा और तुरंत उसको भेजा, ठीक है। तो वो भी ऑन टाइम आया। फिर मैं जाके अपना पहले तो स्विच बोर्ड का काम हो गया, उसके बाद फिर लेट हुआ ये सब गमले वाले काम पे। तो ये काम जो है ये बस और बस नेग्लिजेंसी है और कुछ नहीं। ये अगर ऑन टाइम हो गया होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ को बताया नहीं था, ये चीज़ को मैंने बहुत पहले से बता के रखा है, ठीक है। लगातार फॉलोअप कर रहा हूँ। 2 दिन हुआ मेरे को इधर अर्जेंट में आने के बाद से, अर्जेंटली में जो आया यहाँ पे, उसके बाद से मैं लगातार मैं फॉलोअप ले रहा हूँ उसका कि आप कब करोगे। यार देखो, किसी के प्रॉपर्टी में आप हो, है ना, किसी के प्रॉपर्टी में आप हो, भले आपका सामान वहाँ पर हो, लेकिन आपको एटलीस्ट एक बार बिना पूछे आप कुछ काम मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप कुछ भी करोगे ना तो सामने वाला एक अदर वे में उसको ले लेगा। आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी उसका है, ठीक है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। आप एक रेंटल बेस पे आप वहाँ पे रुक रहे हो तो इसका मतलब आप बस अपने सीमित एरिया पर ही हो और आपके सामान पे ही आप आगे आप। लेकिन अभी कहते हैं ना कि आप अगर कहीं पर हो मतलब एज एन ऑब्लाइज, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत मतलब सोच समझ कर रहना पड़ेगा। मैंने आज के बाद तो ये एक्सपीरियंस मैंने झेला, देखो हाउस ओनर का एक्सपीरियंस रेंटल वाला मैं बहुत झेला हूँ, लेकिन यहाँ का जो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस रहा। और वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी घर भाड़ा लेने से मतलब, है ना, घर पे भाड़े पे तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, अब बिल्कुल नहीं जाऊँगा अनटिल एंड अनलेस मेरे को कंपनी, अगर मैं जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी वाले जो कॉलोनी प्रोवाइड करेंगे, मैं कॉलोनी ही प्रेफर करूँगा और कॉलोनी में ही जाऊँगा। रेंटल बेसिस पे तो भाई बिल्कुल नहीं, ये अब नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कुछ दिन का ही एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही बेकार। ऐसा
कभी मैं सोचा ही नहीं था कि ऐसा मेरे साथ भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं सुनता था बहुत लोग से कहानी कि मतलब आप ओनर बदमाश होते हैं, ओनर लोग ऐसे होते हैं, तो बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है करते होंगे तो फिर क्यों रहना ऐसा। हाँ ये सब तो मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो चीज़ आज मैं फेस कर रहा हूँ हो सकता है कल को आप खुद फेस करो, परसों और कोई फेस करे। तो जो तंग कर रहा है ना, तो भाई तुम सोच लो कि कल को ये तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी अपनों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा करने से पहले भाई 10 बार या 100 बार सोचा करो कुछ भी करने से पहले। ठीक है, तो यही सब था। इसी वजह से फिर उनके जो मैनेजर थे, मैनेजर भी आ गए थे। मैंने कहा कि ठीक है भैया ऐसा है तो निकाल लेते हैं, मेरे को लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। 11:15 आसपास बज गया था, मेरे को खुद ड्राइव करके जाना है। रात भर मैं सोया नहीं हूँ, 2 घंटे का केवल नींद हुआ था। उसके बाद में फिर उठ ही गया मैं। तो अब ये असर धीरे धीरे हल्का मेरे शरीर पे पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? हल्का हल्का फैटिग सा महसूस हो रहा है कि अब थकान टाइप। तो सब वही है, एक टोल गेट आया है, वही सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके भुवनेश्वर पहुँचूँ, पहुँच के फिर उसके बाद अब हो सकता है रात भर का जो रेस्ट होगा बस वो ट्रेन में ही होगा जो मैं सोया। फिर देखते हैं गाइस आगे कितनी जल्दी मैं पहुँचता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है 4:06। 1 घंटा आसपास है मेरे पास। अब देखो यार ऐसा जाम करेगा तो फिर कैसे चलेगा, आदमी कहाँ जाए बताओ। इधर जाम लगाए, इधर कर दिए हैं जाम, इधर पे घुसे पड़े हैं। मतलब यार टोल लो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक सिस्टम जो है, सिस्टम को तो अब तो अपग्रेड कर लो ताकि पैसा जो भी ट्रैवलर्स आते हैं लोग को तकलीफ ना हो। देख लो इनको, महाराज को, इनको बड़ा जल्दी था भारत पेट्रोलियम, है ना। अभी यार ऐसा भी तो नियम है, मैंने सुना है कि 15 मिनट तक अगर आप रुक जाते हो तो फिर आपका टोल फ्री हो जाता है। मतलब आपको टोल नहीं लगेगा उस जगह पे, है ना। तो उस जगह पे खड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे गुंडे, गुंडागर्दी करेंगे, बोलेंगे नहीं वो तो कटेगा, ये वो है। कौन लड़ने जाए, दूसरे पास फालतू टाइम है, लड़े नहीं है टाइम तो फिर मजबूरन उसको सुनना ही पड़ेगा। अच्छा खैर कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे देखिए मेरे को लग रहा है घर पे कुछ प्रॉब्लम आया है, यानी कि कई बार वो फास्टैग रीड नहीं करता है ना, बैलेंस होने के बाद भी नहीं कटता है। ये सब चीज़ें यार थोड़ा जो पहले कैश सिस्टम था कम से कम वो चीज़ भी अगर लागू हो जाए तो एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि आदमी भूल जाता है, कई बार ऐसा होता है कितना कि देख करके चलेगा, रिमाइंड रहेगा, फिर उसके बाद किसी काम की वजह से दिमाग में नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता है ये सब चीज़ों का कि वो रिचार्ज हुआ है कि नहीं। अब अगर वहाँ पे एक बार आप फंसे तो समझ लो कि 15 मिनट आपको फिर बाहर रुकना पड़ेगा। तो इतना लंबा लाइन है, पीछे कैसे जाओगे, पता कितना लंबा लाइन लग गया है, इधर से आप कैसे जाओगे पीछे। पीछे ऑलरेडी गाड़ी वाले ने सटा रखा है, क्या करोगे, कहाँ से जाओगे पीछे। कैश सिस्टम रहता है, अब कैश में इन्होंने क्या रखा है कि डबल, क्यों भाई ऐसा क्यों जुर्माना। चलो ठीक है गैस।
4:30 हो रहा है और 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, पहुँच ही जाऊँगा, अब और लेट नहीं होगा। कर गए हैं और टाइम हो रहा है 4:55 अप्रॉक्स। तो थोड़ा बहुत अच्छा मेकअप हुआ है रोड पे, लेकिन मतलब कटक के बाद से भुवनेश्वर वाले रोड में बाप रे बाप इतना ज़्यादा जैम, इतना ज़्यादा हेवी ट्रैफिक। मतलब जितने देर में आप पानीकोली से इधर चंडीखोल से कटक आ जाएंगे उतने देर में मुझे को लगा शायद कटक से भुवनेश्वर आने में लग रहा है। कभी कभार मतलब इस तरह से जाम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। उसमें सभी को हड़बड़ा के मतलब आगे निकलना है, तो यही है रीज़न जाम होने का। और कोई भी पेशेंसली चलता नहीं है, तो भाई मैं क्यों चलूँ पेशेंसली? मेरे को क्या पड़ा है, मैं भी दबाऊँगा, मैं भी घुसाऊँगा, है ना। तो अभी ये फ़िलहाल जैसा टाइम हो रहा है 4:55, तो बस अपना सामान रख के तुरंत फटाफट ओला बुक करेंगे और निकल लेंगे स्टेशन के लिए। अभी ये जगह है वानी विहार। जब भी मैं लगभग बस से आता था तो यहीं पे इसी जगह पे उतर जाता था। यहाँ से फिर अपना ऑटो करके निकल लो, चाहे जहाँ जाना। ज़्यादातर तो मैं स्टेशन ही निकलता था अभी। मुझे लगा कि ट्रैवलिंग सही रहा, टाइम मैनेजमेंट भी सही था। थोड़ा सा बीच में दबाना पड़ा, क्योंकि मतलब अगर नहीं करता तो शायद मैं मतलब टाइम पर नहीं पहुंच पाता, है ना। और कभी भी हमेशा आधा से 1 घंटा मार्जिन लेकर के चलने में ही भलाई है ना। कभी भी हड़बड़ा के 0 आवर पे कभी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर कल बोल रहा हूँ, मतलब कभी भी अगर ऐसा इमरजेंसी रहा, कुछ भी अनसर्कमस्टेंसेस, भाई देखो रोड है, रोड पे कभी भी कुछ भी होता रहता है ना। रोड हो, रेलवेज है, एयरवेज हो, कोई भी कहीं भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो फिर आपको एक टाइम मार्जिन हमेशा लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अभी अगर मान लो जैम लग गया तब क्या कर लोगे आप? तो या तो पैदल जाओगे, एक ही रास्ता है ना। और पैदल तो पॉसिबल नहीं है, पैदल जाना है इतना लंबा दूर, है ना। तो हमेशा आधा से 1 घंटे का मार्जिन लेकर के चलिए, हमेशा सेफ साइड पर रहिए, बिफोर टाइम पहुँचिए और हर चीज़ को एंजॉय करिए। और फिर तो ये अभी हमने पार कर लिया आचार्य विहार। ये देखो लेफ्ट साइड में है महाराजा टॉकीज, है ना। इसका स्क्रीन और इसका साउंड मतलब बहुत ज़बरदस्त है। हमारे टाइम पर जब भी हम लोग आते थे मूवीज़ देखने के लिए, तो उस वक्त का ये सबसे बड़ा स्क्रीन वाला थिएटर हुआ करता था। मतलब पूरे भुवनेश्वर में इससे बड़ा स्क्रीन नहीं था किसी का। फिर साउंड के मामले में एक थिएटर है केसरी टॉकीज़ करके, है ना। तो साउंड उसका सबसे अच्छा था, बट फिर सभी ने अपना अपने साउंड्स और स्क्रीन को अपग्रेड किया।
और मतलब ये हॉल तो बहुत ही मतलब शायद 2 या 3 महीना कितने महीना लगभग बंद ही था। बंद में बहुत अच्छा रिनोवेट किया इसने अंदर में। और बड़े पर्दे पर मतलब स्क्रीन अगर बड़ा हो तब और मज़ा आता है देखने में मूवीज़। तो प्लस साउंड होना ही चाहिए, नहीं हो साउंड कैसे ना, बिना साउंड के आपको देख करके क्या मज़ा आएगा, है ना। तो ये हो गया एस कॉम्प्लेक्स हो गया, और केसरीबाग 3 टॉकीज़ तो हम लोग लगभग जाते ही थे। उसके अलावा फिर बाद में आया आइनॉक्स। तो आइनॉक्स में भी 1-2 मूवीज़ ही मैंने देखा है, तो बाकी तो फिर यहाँ मौका ही नहीं मिला मुझे फिर रहने का या देखने, कभी मूवीज़ देखने आए नहीं। फिर तो जब से मल्टीप्लेक्स चालू हुए हैं तब से फिर इन सब में जाना क्या, भुवनेश्वर में मूवी देखना ही मेरा बंद हो चुका है। मैं जब भी देखता था या तो शायद क्योंशर में देखा हूँ 1-2, और बरबिल में बहुत देखा हूँ, वो आईमैक्स है। रांची में था और जमशेदपुर में, तो वहाँ पे आईलेक्स में गया, हालांकि वहाँ भी आइनॉक्स है, वहाँ भी आइनॉक्स में भी गया हूँ। कोलकाता का आइनॉक्स है, उसमें गया। तो लगभग सब जगह का, तो जितने जगह गया हूँ सब जगह पे मतलब मूवीज़ तो बहुत ही देखा। चेन्नई गया था, तो चेन्नई में तो मतलब आइनॉक्स, आईमैक्स और प्लस 1-2 मूवी, मतलब 1-2 इसी टाइप का थिएटर था, जैसे ये महाराजा इसी टाइप का कोई थिएटर था, उन सब में भी मैं जाके देख लिया। मूवी देखने से मतलब है, आप थिएटर सकते हो क्या मतलब, है ना, बड़ा है छोटा है, सीट कैसा है वैसा वैसा। तो हालांकि इसमें कुछ मतलब उस टाइप के मूवी थिएटर्स नहीं रहते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं बुक माई शो ऐप में, है ना। तो बुक माई शो में जनरली अच्छे ही रहते हैं सारे थिएटर्स। ये अच्छा एक ऐप है जो कि अगर आप कहीं बाहर गए हो जहाँ पे आपको मालूम नहीं है, तो बुक माई शो के थ्रू आप जा सकते हो लोकेशन पे मूवीज़ देखने के लिए। बाकी तो ऐसे हर चीज़ अवेलेबल अभी है ही स्मार्टफोन्स में। ठीक है गाइस, तो अब रखता हूँ मैं फ़ोन। यहाँ पर अपने पहुँच चुके हैं जयदेव विहार। अब यहाँ से हार्डली मेरे को लगेगा 10 मिनट अपने डेस्टिनेशन पे। फिर सामान रख के तुरंत निकलता हूँ ओला करके। ओके, तो दिन बाय बाय। Red FM बजाते रहो is presented by Stalwart।
ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଜିନିଷ ଖାଇନଥିଲା।